Bismillahirrahmanirrahim. Physics first year, National Book Foundation, chapter number 8. The most important topic after the thermodynamics. The topic is heat engine. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर कीजिएगा। जो चीज लिखवाई जा रही है उसको उसी तरह लिखें। आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया गया था, थर्मोडायनेमिक्स की चीजें ही हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी, वही कंसेप्ट लेके चलेंगे। तो हीट इंजन होता क्या बेसिकली, लिखिएगा, अ डिवाइस which converts heat energy into मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, पढ़ा था हमने। एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही तोड़ी जा सकती है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील की जा सकती है। एनर्जी को तब्दील किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को तोड़ा और बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस है हीट इंजन जो क्या करती है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इस बार फर्स्ट एलिमेंट में भी आया ये क्वेश्चन, हीट एनर्जी। ठीक हो गया, लिखिएगा, इट हैज थ्री कंपोनेंट्स, इट हैज थ्री कंपोनेंट्स, इसके तीन कंपोनेंट्स है। इट हैज थ्री कंपोनेंट्स। बच्चे, एक ऐसी डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम हीट इंजन का नाम देते हैं। और उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट आपके पास है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। दूसरा कंपोनेंट आपके पास है लो टेम्परेचर, ये हेडिंग लिखिएगा इसी तरह, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। और तीसरा आपके पास क्या है, वर्किंग सब्सटेंस। तीसरा आपके पास क्या है, आपकी बुक शायद इस्तेमाल कर रही है सोर्स और सिंक का नाम। इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम सोर्स भी कहते हैं, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हम सिंक का नाम भी देते हैं। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को सोर्स कहा जाता है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को सिंक का नाम भी दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गौर कीजिएगा। अब इधर देखें बच्चे, ये आपके पास बेसिकली हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, यहां से हाई टेम्परेचर आ रहा है, इट इज बेसिकली कॉल्ड सोर्स, इसको हम सोर्स कहते हैं। इसके दरमियान में एक हीट इंजन मौजूद है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक हीट इंजन है और वो वर्क कोई परफॉर्म कर रहा है। होता तो ऐसा नहीं, उम्मीद है थोड़ा सा आप अच्छे ही बनाएंगे मुझसे, लेकिन ये एक हीट इंजन है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और डाउन साइड पे आपके पास LTR, लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम सोर्स का नाम देते हैं, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हम सिंक का नाम देते हैं। डायग्राम लाजमी बनाइएगा। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसके दरमियान में इंजन आ गया, और इसके नीचे आ गया आपके पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक हो गया बच्चे? अब इधर जरा गौर करेंगे, यहां से आपके पास क्या आता है, हीट नीचे आती है Q1, इसका जो टेम्परेचर है वो इसका नाम है T1। यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे हीट आती है वो Q2 है, और इसके टेम्परेचर का नाम आपके पास क्या है, T2। ठीक हो गया, डायग्राम बना लें, फिर आपको सारा अच्छी तरह समझाते हैं। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हमारी जो पहली हेडिंग है जिसका नाम है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और उसको हम सोर्स का नाम भी देते हैं, सोर्स का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम सोर्स का नाम भी देते हैं। बच्चे होगा क्या, इधर मेरी बात सुनना है। मैंने कहा कि हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है, आपकी गाड़ियां आपने देखी होगी वो हीट इंजन पे चल रही हैं। एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहां से हीट आती है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, और हीट यहां से कुछ हीट इंजन में आती है, इंजन है आपके पास, ठीक है, कुछ हीट आपके पास इंजन में आती है, और वो यहां से इंजन आपका वर्क परफॉर्म करता है, लाइक जो भी काम आप उससे करवाना चाह रहे हैं, ये इंजन आपका वर्क परफॉर्म करता है। और जो हीट वहां से बच जाती है, जिस हीट से जितना हमारा काम हो जाता है, बाकी हीट हमारी सिंक से जाके आउट हो जाती है। आपने देखा होगा गाड़ियों के सिलेंसर्स होते हैं, वहां से धुआं बह रहा होता है। द थिंग इज दैट, बात ये कि क्या वजह है कि वहां से जो आपके पास एक्स्ट्रा हीट बचती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट बचती है, वो
सिंक से बाहर हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट आती है, कुछ काम वो इंजन से करवाती है, और जो बाकी हीट बचती है वो सिंक से आउट हो जाती है। ठीक हो गया। तो हायर टेम्परेचर रिजर्वायर के बारे में लिखिएगा, इट इज बेसिकली कॉल्ड हीट सोर्स। इट इज कॉल्ड हीट सोर्स। इसको क्या नाम देते हैं? हीट सोर्स का नाम देते हैं। इट हैज हाई टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना होता है? हाई। इट हैज हाई टेम्परेचर। दूसरी बात लिखिएगा। और तीसरी बात, इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ये तीन बातें लाजमी लिखे हैं बच्चे, बहुत इजी करवा रहा हूं, आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ। थ्रू आउट द प्रोसेस तीन ही बातें लिखिएगा कि इसको बेसिकली हम सोर्स का नाम देते हैं, जहां से हीट आती है, किसको? HTR को। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को बेसिकली हम क्या कहते हैं? ये सोर्स है। इट हैज हाई टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई। और इट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द प्रोसेस। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ रहा है तो जब तक गाड़ी स्टार्ट उसमें 100 ही रखना है। ठीक हो गया। उसने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। ठीक हो गया। इट इज कॉल्ड हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और इसको हम सोर्स का नाम भी देते हैं। दूसरा आपके पास कौन सा है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर्स। इसके बारे में लिखिएगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, LTR, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? सिंक भी कहा जाता है। अब ऊपर वाला टेम्परेचर HTR का क्या मतलब है? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो LTR का क्या मतलब है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो आपके लिखिएगा, इट हैज लो टेम्परेचर। वहां पे टेम्परेचर क्या था? हाई। यहां टेम्परेचर क्या आ गया? लो। और तीसरी बात, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीसरी बात दोनों की सेम है। इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सारे प्रोसेस में। ठीक हो गया। इधर मेरी तरफ देखें, LTR के बारे में क्या बताया, हाई टेम्परेचर HTR के बारे में क्या बताया कि टेम्परेचर क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स। उसको सोर्स कहते हैं, टेम्परेचर हाई होता है और कांस्टेंट रहता है। लो टेम्परेचर रिजर्वायर को सिंक कहते हैं, टेम्परेचर लो होता है और कांस्टेंट रहता है। समझ आ गई? तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था? वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस की हेडिंग दे दें, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस, working substance, the substance used to do work। ऐसा सब्सटेंस जो काम करने के लिए यहां पे डाला जाता है उसको हम वर्किंग सब्सटेंस का नाम देते हैं। और हीट इंजन में हम किसको इस्तेमाल करते हैं? गैस को। किसको? गैस को। लिखिएगा, गैस इज यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस फॉर हीट इंजन। हीट इंजन में गैस वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होती है? गैस। हीट इज यूज एज अ वर्किंग सब्सटेंस फॉर, गैस इज यूज एज अ वर्किंग सब्सटेंस फॉर हीट इंजन। हीट इंजन में हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है? गैस। ये तीन बातें आगे बचे। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये काम कैसे करता है, मेरी बात पे जरा लिख लेना है। इसकी अगली हेडिंग देंगे हमने वर्किंग की। क्या हेडिंग देनी है? वर्किंग। नेक्स्ट हेडिंग जो आपने देनी है वर्किंग की देनी है। पहले इधर देखना मेरी बात, क्या लिखेंगे? ये डायग्राम समझे, आपको सारी बात समझ आएगी। हीट गेन्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हीट कहां से आती है? हीट गेन्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर। सम हीट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इंजन वर्क परफॉर्म करता है। सम हीट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड अदर हीट एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिंक। जो बाकी हीट बचती है वो कहां से बाहर हो जाती है? सिंक में से। ठीक है। कि आपके पास एक्स्ट्रा एक वो लगा हुआ, डक्ट लगा हुआ है जहां से आपका हीट बाहर। वर्किंग में क्या लिखिएगा? इंजन गेन्स, ये बात लिख लें, इंजन गेन्स हीट एनर्जी फ्रॉम HTR। HTR का क्या मतलब? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। मतलब इंजन कहां से एनर्जी लेता है? हीट लेता है। इंजन टेक्स हीट एनर्जी फ्रॉम
HTR या सोर्स, ठीक है जी। सम ऑफ इट्स एनर्जी, सम ऑफ इट्स हीट, हीट लिखिएगा, सम ऑफ इट हीट्स कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कुछ एनर्जी कहां कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में इंजन वर्क परफॉर्म करता है, गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। एंड रिमेनिंग हीट एक्सपेल्ड आउट, खारिज हो जाती है कहां से, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सिंक। और जो बाकी आपके पास एनर्जी बनती है, बचती है हीट एनर्जी, वो कहां से खारिज हो जाती है, सिंक से बाहर हो जाती है। क्या लिखा, इंजन कहां से हीट एनर्जी गेन करता है, सोर्स से। एनर्जी आती है कहां पे, इंजन में। इंजन हीट एनर्जी को कन्वर्ट कराता है किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, काम परफॉर्म करता है। और जो बाकी हीट एनर्जी बचती है वो सोर्स से, सिंक से कहां हो जाती है। समझ आ गई बात की, बाकी हीट एनर्जी आपकी सिंक से रिमूव हो जाती है, ठीक है जी। और लिखिएगा, ये बड़ी काम की बात है, आखिरी जो हमारा पॉइंट है बहुत ज्यादा काम का पॉइंट है। द होल प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पोजीशन। ये सारा काम एक सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा होता है। कहां से, एक सेम पोजीशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप देखें, बॉडी जब कॉन्टिन्यूसली या क्लॉकवाइज मूव कर रही होती है ना, बॉडी यहां से चलना शुरू, मेरी हाथ की तरफ देखिएगा, ये आपका इंजन है, हीट इंजन। यहां से चलना शुरू हुआ, वापस कहां पे आया, एक टर्न, फिर दूसरा, फिर हीट क्या कर रही है, वर्क परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंटरनल एनर्जी जीरो। क्यों सर, जहां से शुरू होगी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था है, जहां का खमीर खाक वहीं पहुंच रही वापस, ठीक है। आप वापस वहां से जहां से चले थे, वापस आपका हीट इंजन वहीं पे जा रहा है। तो हमने जो पढ़ा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्या पढ़ के आए थे कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो क्या करती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आती है और वर्क को परफॉर्म करती है। डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लाजमी लिखिएगा। डेरिवेशन बगैर क्वेश्चन फ्लॉप है, ये याद रखें, आपकी बुक पे डेरिवेशन नहीं है। मैंने क्या कहा कि बॉडी कहां से वर्क स्टार्ट करना शुरू होती है, जहां से शुरू हुई है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास, जीरो। फिर इंटरनल एनर्जी कोई वर्क पर, फिर सारा वर्क कौन परफॉर्म करेगा, हीट ही। जितनी हीट दी जाएगी उतना वर्क परफॉर्म होता जाएगा। दैट मींस कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क है। डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, और डेल्टा बेसिकली क्या होता है, Q1 माइनस दो हीट, Q1 जो आ रही है, Q2 जो मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। समझ आ गई, Q1 माइनस, यहां तक कोई मसला, इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक बात समझ आ गई। अब ऐसा है, हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है। एफिशिएंसी के बारे में क्या पढ़ा था आपने, द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट से इनपुट की रेशियो निकालें, उसको एफिशिएंसी का नाम दिया जाता है। एफिशिएंसी को हम किससे लिखते हैं, ईटा से। किससे, इधर देखिएगा बच्चे, ये क्या साइन है, ईटा, ठीक है जी। टोटल वर्क आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक हो गया। एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट, ऐसे ही होता है बच्चे। अब आपके पास जो आपने टोटल वर्क जो परफॉर्म हो रहा है वो क्या आपके पास W है, और टोटल इनपुट क्या है, कहां से हीट आ रही है, HTR से, और वो क्या है, Q1। तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, फिर सुने मेरी बात, मैंने क्या कहा, टोटल वर्क आउटपुट। आउटपुट आपके पास क्या है, टोटल वर्क परफॉर्म हो रहा है, गाड़ी चलना स्टार्ट हो रही है। और इनपुट क्या है कि जहां से हीट आ रही है, और वो कहां से आ रही है, Q1 से। समझ आ रही बात की। तो ईटा इज इक्वल टू वर्क की क्या वैल्यू है, वर्क किसके इक्वल है, Q1 माइनस, वर्क की जगह वो वैल्यू पुट कर दूंगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। अब Q1 बाय Q2 और Q1 को दोनों नीचे लादा डिवाइड कराऊंगा, ईटा इज इक्वल टू Q1 बाय Q1, Q2 बाय Q1। Q1 को लादा डिवाइड करवाया गया, ये Q1 इस Q1 से कैंसिल आउट हो गए, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ऐसे ही है, यहां तक बात समझ आ गई बच्चे। ऐसा है, सुनिएगा मेरी बात सुने, ऐसा इंजन पैदा ही नहीं हुआ जो आइडियल वर्क परफॉर्म करे। आइडियल वर्क परफॉर्म करने से क्या मुराद है, आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चले,
इज इट पॉसिबल? और आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जितना टेम्परेचर ले उतना ही टेम्परेचर, जितनी हीट ले उतनी हीट सारी की सारी वर्क परफॉर्म करे और वहां से हीट आउट ही ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। सिंक में से हीट लाजमी आउट होती है। अगर आप सिंक में से हीट आउट नहीं करेंगे, देखिए मैं आपको दो मिसालें देता हूँ, सादी सी मिसाल है। आपने देखा होगा घरों में एसी लगाए जाते हैं, एसी के यूनिट घरों से बाहर रखे जाते हैं। यूनिट क्या होता है कि हीट को बाहर फेंक रहा होता है वो। ऐसा नहीं होगा कि आप खाली कमरे में जो है ना यूनिट वो लगा के, एसी का वो लगा के बैठ जाए। अगर बाहर यूनिट नहीं लगा होगा तो हीट बाहर नहीं जाएगी, तो हीट बेसिकली एक साइड से थ्रो आउट हो रही होती है। इसी तरह आप किसी कमरे में रूम कूलर लगाएं और उसी कमरे में जो है ना आप उसका रिजर्वायर, या आप ये कह सकते हैं कि उसका यूनिट भी लगा के छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा कि जितनी वो ठंड देगा उतनी वो वापस उस कमरे में गर्मी भी क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जितना आपका सोर्स है उसमें से कुछ जो आपका बॉडी है, जो आपका इंजन है, वो वर्क परफॉर्म करे, और जो बाकी आपके पास सिंक में से उसको लाजमी हीट को इवॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप इसको जितनी हीट दें उतनी सारी की सारी हीट वर्क परफॉर्म करके बैठ जाए। नहीं, कोई ना कोई हीट आपकी सिंक में से बाहर लाजमी होती है। हम फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, फर्ज क्या कर लेते हैं, यार ये आइडियल है, आइडियल है, तो कोई भी Q2 पे मेरे पास हीट जा ही नहीं रही। Q2 किसके इक्वल है? जीरो के। तो अगर मैं Q2 की जगह जीरो पुट कर दूंगा, 1 माइनस Q2 की जगह जीरो पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब बीटा मतलब क्या आ गया मेरे पास? 1। और मैं एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, एफिशिएंसी किस में होती है? परसेंटेज में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 100%। इसका मतलब है कि अगर कोई इंजन हीट इवॉल्व ना करे तो 100% एफिशिएंसी देगा। मतलब कि अगर मैं उसको 10 रुपए का पेट्रोल डालूंगा और उसको मैं बोलूंगा वो 10 किलोमीटर चले, और अगर मैं उसको बोलूंगा कि उसको सेम जितनी मैं उसको अमाउंट ऑफ हीट दूं इतनी अमाउंट वो सारी हीट को इस इंजन में खर्च करे, यहां से बाहर ना निकाले, तो फिर तो एफिशिएंसी उसकी कौन सी होगी? 100%। बट ऐसा होता नहीं है। आइडियल नाम की दुनिया में चीज कोई भी पाई नहीं जाती है। बट हम फर्ज करते हैं कि अगर इंजन आइडियल था तो उसने कितनी एफिशिएंसी परफॉर्म की? 100%। छोटा सा टॉपिक था और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है आपको बातें समझ आई हैं, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।